अब गुनाहो सवाब बिकते हैं, अब गुनाहो सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। अब गुनाहो सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज़्ज़त माब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज़्ज़त माब बिकते हैं। बेज़मीरों की राजनीति में, बेज़मीरों की राजनीति में, जाहो मनसब खिताब बिकते हैं। अहबाब ज़ीवकार अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बमाए अहलो याल आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अनीस अहमद और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी का स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल कलाम। अहबाब ज़ीवकार पहले प्रोग्राम आप देखते रहे हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम है, इसलिए कि आज हमने ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है कि जब मैं उनका नाम लूँगा तो आप उनके साथ शामिल हो जाएंगे, उनकी मोहब्बत में शामिल हो जाएंगे, उनकी गुफ्तगू में शामिल हो जाएंगे और उनकी ज़ात में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी ज़ात में शामिल हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी आपके लिए जद्दोजहद की, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, बस कौम का सोचा, आपका सोचा। हबीब जालिब कैसा नाम है। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरमा ताहिरा हबीब जालिब साहिबा, आप उनकी साहबजादी हैं, और सायरा हसन साहिबा आप उनकी पोती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? मैं क्या सुनाऊँ, मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में मैं बस ऐसे ही लाइट लेता हूँ हर प्रोग्राम को। आज इतनी बड़ी शख्सियत का प्रोग्राम है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा दिल धड़क रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हैं इस वक्त उनकी बात करते हुए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके बारे में मुझसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जो उनकी ज़ात से कम हो, उनकी शख्सियत से कम हो। तो आप तो उनकी बेटी हैं। बहुत शुक्रिया जी, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है और बड़ी खुश नसीबी है कि इतने बड़े घर में पैदा होना और जालिब की बेटी कहलाना जी, यही बहुत बड़ी बात है। देखें, हुकूमत बरतानिया के महकूम हिंदुस्तान में वो पैदा हुए होशियारपुर में जी। 24 मार्च 1928 को जी, तो फिर वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए जी। और 12 मार्च 1993 को पाकिस्तान की धरती में वो दफन हुए। 12 मार्च में आपकी ये बात को ज़रा थोड़ा ठीक करना चाह रही हूँ जी। 12 और 13 मार्च के दरमियानी शब जी जालिब साहब की डेथ हुई थी। 12 बजे के बाद जी 13 मार्च की कैलेंडर पे फिर डेट चेंज हो जाती है। वो शुरू में वो जिगर मुरादाबादी से मुतासर थे और गज़लें कहते थे जी, आम गज़लें, रवायती गज़लें कहते थे। तो फिर ये इनकलाब की तरफ वो कैसे मुड़ गए? जब जालिब साहब ने देखा कि हालात कंट्रोल से बाहर हैं जी, जैसे वो देखते थे, जैसे महसूस करते थे जी, इसी तरह से वो लिखते थे जी। और पहले तो वो अपना शायरी करते थे, अपना रुमानवी शायरी करते थे जी। तो इनकलाबी शायरी माहौल को देखते हुए कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो नासाज हैं जी, तो उस माहौल को देखते हुए जालिब साहब ने इनकलाबी शायरी शुरू कर दी, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया जी। बिल्कुल। सारा हसन साहिबा जी पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी है और इस महफिल को जो जालिब साहब के हवाले से उनकी याद में आप जिस महफिल का इनेकाद किए हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि उनके जाने इतने बरस बाद भी इतनी मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। और मैं देखने वाले तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमें इस प्रोग्राम के तवज्जुह से देख रहे हैं और जालिब साहब की फ़िक्र और नज़रिए को आज भी मोहब्बत देते हैं जी। तो अनीस साहब, बात यह है कि जो हादसात हैं वो कभी यकदम नहीं हुआ करते, बेशक। बहुत मराहिल से गुजरता है इंसान तो वो हवादिस रूनुमा होते हैं। तो जालिब साहब का इनकलाबी शायरी की तरफ आना भी कोई एक छोटा सा एक पहलू नहीं था, उनकी शख्सियत के अंदर भी बहुत तोड़ फोड़ हुई। और सबसे बड़ी तोड़ फोड़ जो जहां से स्टार्ट हुई, एक तो ये कि जालिब साहब जब पैदा हुए म्यानी अफगाना में, जिला होशियारपुर से उनका ताल्लुक था जैसे आपने बताया, जब वो पैदा होते हैं तो उन्होंने अपनी जो आंख है वो एक बहुत गरीब घर में खोली थी। तो गुर्बत से उनका ताहयात तादमे मर्ग जो है वो उनका एक
चोली दामन का सार था, आपने होशियारपुर की बात की, तो होशियारपुर ने तो बहुत सी अदबी शख्सियात को, जी जी बिल्कुल, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, मुनीर नियाज़ी बिल्कुल जी, और मौजूदा अहद के बहुत बड़े शायर नज़ीर कैसर, जी जी वो भी होशियारपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी। तो आप अक्सर तकरीबात में नज़र आती हैं कि जालिब के अंदाज में आप कलाम सुना रही होती हैं उनका, तो एक बस वहाँ पे सहर तारी हो जाता है, यूँ महसूस होता है कि हम किसी और दुनिया में पहुँच गए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उनके अंदाज में उनका कलाम कोई नज़्म अता फरमाइए। नज़में तो उनकी बहुत सी हैं, आपने बहुत याद की हुई हैं। जी, जालिब साहब की गज़ल है जो कि जालिब साहब ने फैज़ साहब के कहने पे लिखी। फैज़ साहब ने, जालिब साहब ने, एक टाइम ऐसा आया कि फैज़ साहब ने जालिब साहब से कहा कि जालिब आप इनकलाबी शायरी तो बहुत लिखते हैं, आप एक गज़ल होनी चाहिए। जी जी। तो जालिब साहब ने उनके कहने पे, फैज़ साहब के कहने पे गज़ल लिखी। जी। मैं गज़ल कहूँ तो कैसे, वाह वाह, क्या के जुदा है मेरी राहें। वाह 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 वाह। मैं गज़ल कहूँ तो कैसे, के जुदा है मेरी राहें। क्या कहने, मेरे इर्द गिर्द आंसू, मेरे आस पास आहें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। ना वो आरज़ों की सुबह, ना वो आरज़ों की सुबह, ना वो गेसुओं की शामें, कहीं दूर रह गई हैं मेरे शौक की पनाहें। क्या कहने, क्या कहने, कहीं दूर रह गई हैं मेरे शौक की पनाहें। क्या कहने, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैंने शायरी की इब्तिदा की तो हमारा शहर छोटा सा शहर था, तो उसमें रेलवे बुक स्टॉल था, बहुत बड़ा जंक्शन, बहुत बड़ा था। वहाँ से 24 घंटे में 54 ट्रेनें वर्क करती थी। इतना बड़ा जंक्शन था, पाकिस्तान में दूसरे या तीसरे नंबर का, मलिकवाल। तो वहाँ बुक स्टॉल बहुत बड़ा था, कारवान बुक डिपो के नाम से। वो पूरे पाकिस्तान में जो है ना रेलवे स्टेशनों पे कारवान बुक डिपो के नाम से बुक डिपो थे। तो वहाँ से मैं जाता था और किताबें ख़रीद के लाता था। किताबें बहुत सस्ती थी, 8 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की। तो मुझे याद है कि मैंने तलखियाँ ख़रीदी साहिर लुधियानवी की, माशाल्लाह, और बरगे आवारा, हबीब जालिब, वाह, उनकी ख़रीदी। मुझे नहीं मालूम था कि ये दोनों शायर कौन हैं। अच्छा, कसम से मुझे नहीं मालूम था। अच्छा। और ना मेरे किसी अदबी दोस्त से रब्ता था, मैं स्टूडेंट था। तो मैंने वो किताबें पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे जब मैं वो पढ़ता था किताबें। अच्छा, हबीब जालिब साहब की शायरी, और मैंने इसी रंग में शायरी शुरू कर दी। बहुत सी नज़में मैंने लिखी, बहुत सी नज़में लिख के फिर मैंने कही है तो मैं इनकी नकाली कर रहा हूँ, मैंने वो फाड़ के फेंक दी। तो बाद में भी मैंने लिखना शुरू किया, लिखता रहा, लेकिन उनका रंग जो है ना मुझ पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गालिब आया है। मैं आपको एक गज़ल के चंद अशार गज़लिया अशार चंद कि यहाँ पर जो भी पाकिस्तान पाकिस्तान करता है, वाह, यहाँ पर जो भी पाकिस्तान पाकिस्तान करता है वही सबसे ज़्यादा कौम का नुकसान करता है। वाह 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 वाह। यहाँ पर जो भी पाकिस्तान पाकिस्तान करता है वही सबसे ज़्यादा कौम का नुकसान करता है। नहीं करता कोई अपने वतन को बेसरो सामा, नहीं करता कोई अपने वतन को बेसरो सामा, जो करता है तो ये खिदमत सियासतदान करता है। वाह 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 वाह। कभी भी जद पे आता ही नहीं है हुक्मरान तबका, के सारे काम काले शाह का दरबान करता है। वाह 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 वाह। कभी भी जद पे आता ही नहीं है हुक्मरान तबका,
कि सारे काम काले शाह का दरबान करता है, वही बर्ताव करता है यहाँ हर रहनुमा हमसे, किसी सहरा में जो जर्रात से तूफान करता है। वाह 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 वाह। अनीस अहमद, कोई भी मोहतसिब झूठा नहीं होता। अनीस अहमद, कोई भी मोहतसिब झूठा नहीं होता, कभी मजबूरी से जारी वो कुछ फरमान करता है। वाह 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 वाह। तो ये मुझ पे भी जो है ना, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, बस मैंने वो किताबें पढ़ के जो है ना, मुझे महसूस हुआ कि मुझे कौम की तरफ आना चाहिए, तो मेरी ज़्यादा शायरी इस तरफ ही है। तो बात हो रही है हबीब जालब की, मैंने बीच में वैसे ही पंगा ले लिया है। नहीं 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 नहीं, तो बहुत अच्छी आप उनके बारे में बताइए कि आप उनकी बेटी हैं, तो उनका घर में क्या रवैया होता था औलाद के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ, और आपकी उन्होंने कैसे तरबियत की? जी, मैं बेटियों हबीब जालिब साहब का घर में रवैया, घर में तो बहुत कम टाइम उन्होंने गुजारा, आते थे जी। 1-2 घंटे के लिए आया करते थे, और बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत चाहते थे कि मेरी बेटियां तरक्की करें जी। और पढ़ाना चाहते थे, बहुत शौक़ था उनको कि मेरी बेटियां पढ़े जी। और बेटों से बिल्कुल भी वो प्यार नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे पता कि जालिब साहब की मैं बेटी हूँ, सच बोलना चाहिए जी। तो वो कहा करते थे, उनकी मुझे बात याद है, जब वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए शेख जायद में, जब दाखिल थे आखिरी वक्तों में, आखिरी टाइम पे वालदा साहबा से, अपनी बेगम से बात कर रहे थे कि ताज कहा करते थे उनको जी। उनका नाम मुमताज़ था, तो उनको ताज कहा करते थे जी। तो उनको कहते थे कि मेरी बेटियां तुम्हारा साथ देंगी जी, बेटे छोड़ के चले जाएंगे जी, बेटे साथ नहीं रहेंगे। अच्छा। तो बेटियों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उनकी बात सच हुई जी। तो आज बेटे जो हैं वो अपनी अपनी बीवियों को प्यारे हो गए हैं जी। तो हम लोग अपनी माँ के साथ, एक तो अल्लाह को भी प्यारे हो गए, एक तो अल्लाह को भी प्यारे हो गए, हाँ वो अल्लाह को तो अब प्यारे हुए हैं ना जी, नासिर साहब जी जी। तो वो तो जब जालिब साहब की डेथ हुई, तो जालिब साहब की डेथ की फौरी बाद ही हम लोगों को, माँ को, बहनों को छोड़ के अपनी बीवी बच्चे उठाए उन्होंने, और वो अपने अपने घर अपने अपने रास्ते लिए और चले गए। उनसे छोटे जो थे उन्होंने तो उससे भी ज़्यादा बुरा किया। अनवर जालिब जो UBL में कैशियर हैं, वो तो चले, बड़े नासिर साहब तो चलो 15 साल 16 साल तो साथ रहे हमारे जी। लेकिन उन्होंने तो उनसे भी ज़्यादा बुरा किया। जैसे पहले ज़मानों में उन्होंने जब हिजरत की, तो हिजरत करके वो कराची में आ गए, कराची में उन्होंने ज़्यादा शायरी का आगाज़ किया। उन्होंने कराची में भी किया अपना शायरी का आगाज़ तो हिंदुस्तान से कर लिया था, और फैसलाबाद में भी किया, फैसलाबाद में भी काफ़ी अर्सा रहे जी। और लाहौर में आए, और अपना जो उन्होंने जॉब की लायलपुर में जॉब की, वो है कोहिनूर मिल्स में, वहाँ पे मजदूरी की। ठीक है, कराची में भी उन्होंने एक अखबार में जंग में उन्होंने कुछ काम किया जंग और इमरोज से वो रोजगार के सिलसिले में। पाकिस्तान में हालात ही ऐसे शुरू से रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान में आए तो ज़रूरत थी कि कोई ऐसा शायर होता जो इनको इन बातों को कौम तक पहुंचाता और तारीख़ का हिस्सा बनाता जी। तो अयूब का दौर था 1960 के इशरे में, यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह थी, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया जी। और लिखते लिखते फिर वो आगे 1970 में याह्या खान का दौर आ गया। याह्या खान के दौर में भी उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखा, सरकार के ख़िलाफ़ लिखा। हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या लिखा उन्होंने? हालात के ख़िलाफ़ लिखा। और वो अपना जो मतलब वही बात आ जाती है ना कि जो वो देखते थे, जो आपकी बात बिल्कुल सही कहूँगी इस बात को, कि उनके ख़िलाफ़ लिखा, जो वो महसूस करते थे, जो वो देखते थे वो अपनी वो तहरीर कर देते थे, लिख देते थे। सही। देखिए जी, जालिब साहब ने जी, सारा हसन जी, जालिब साहब की जो शायरी है उसमें हर दौर के आमिर, जाबिर और जो जुल्म का रिवाज कायम रखता है वो हाकिम, उसके खिलाफ हमेशा उन्होंने एक नारा मस्ताना बुलंद किया। और वो दो धारी और हमेशा अपने कलम को
बतौर एक नंगी तलवार इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान जब बना तो जालिब साहब का कहना था कि हमने बहुत सारे जो हैं वो ख्वाब लेकर हम पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आए थे, क्योंकि अपना घर, अपना गांव, अपनी वो सरजमीन, अपनी वो मिट्टी छोड़ना आसान नहीं था। जिन लोगों ने ये सियासी हिजरत देखी है वो आज भी उसके कर्ब में मुब्तला हैं। सो जालिब साहब रहे और उसमें वो उनका जो है ये चलता रहा। तो जालिब साहब कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना और हमारे ख्वाब एक एक करके टूटते गए तो जालिब साहब की शायरी ने जो है वो धारा उधर का ले लिया। जी अहबाब ज़ीवकार, यहाँ पे हमने लेनी है एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। हबीब जालिब साहब के बारे में बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा ताहिरा हबीब जालिब साहिबा जो उनकी साहबजादी हैं, और मोहतरमा सारा हसन साहिबा जो उनकी पोती हैं। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है। ए चाँद यहाँ ना निकला कर, ए चाँद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ना डरते हैं ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं। है यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आली शान बहुत, और कुछ का मकसद रोटी है, वो कहते हैं सब अच्छा है। अहबाब ज़ीवकार, बात हो रही है हबीब जालिब साहब के बारे में। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ताहिरा हबीब जालिब साहिबा और सारा हसन साहिबा। जी ताहिरा हबीब साहिबा, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने हमेशा इनकलाबी शायरी की, तो आप हमें कोई उनका इनकलाबी कलाम सुनाइए, क्योंकि आप तो बस मुशायरा लूट लेती हैं, महफिल लूट लेती हैं। जब आप मैं इस काबिल नहीं हूँ। जालिब साहब का नाम बहुत बड़ा है जी, और वो बहुत मोहतात हो के बहुत मुश्किल से उनके नाम को लेके चल रही हूँ जी। बस उनको सुनती हूँ, उन्हीं के तरन्नुम को याद करती हूँ कि उन जैसा पढ़ तो नहीं सकती जी, लेकिन वो थोड़ी सी कोशिश है जो मैं करती हूँ जी। तो जो उनकी नज़्म है, जो हमारे सियासतदान भी अपने जलसों में पढ़ते हैं जी जी। उनकी सियासी शायरी को असेंबली हॉल में भी पढ़ते हैं, इंडिया में भी पढ़ा जाता है और तो बहुत पढ़ा जाता है। बिल्कुल, बहुत हर जगह पे शायरी भी पढ़े हैं बाद में पाकिस्तान आने के बाद। बहुत जगह पे पढ़ा जाता है। हमारे सियासतदान अपने जलसों को सियासी उनके शेरों से खूबसूरत बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चमकाते हैं अपने जलसों को। तो ये नज़्म जो है दस्तूर जो बहुत पढ़ते हैं, जो क्या कहना, ये तो बहुत ही मशहूर कलाम है उनका जी, क्योंकि हमारे दिलों की आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के दिलों की आवाज़ है जी। बिल्कुल जी। तो मैं तो सिर्फ कोशिश ही करती हूँ, मैं उन जैसा नहीं कर सकती, ना पढ़ सकती हूँ जी। दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वाह वाह। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो इस खुले झूठ को, ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो जाम
रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जेल की रात को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। क्या कहने, वो हमेशा जो भी सरकार होती थी उनकी पॉलिसियों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करते थे जी। भुट्टो के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी। भुट्टो साहब जो है उनको ज़बरदस्ती दोस्ती में लाड़काना ले गए। वहाँ लाड़काना में जो कुछ हुआ फिर आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कि मखदूम अमीन फ़हीम साहब आए जी। तो भुट्टो साहब ने फरमाइश की कि इनको कुछ अशार सुनाएं। उन्होंने वो शेर सुना दिए जो उनके खिलाफ थे और वो नाराज़ होकर चले गए। हाँ जी। और फिर उसके बाद भुट्टो साहब से भी नाराज़गी हो गई, वो आ गए, क्योंकि वो उनका मिजाज ये था कि अवामी मिजाज था कि उन्होंने लोगों के साथ रहना है, हुकूमत के साथ नहीं रहना। हुकूमत के साथ नहीं रहना, वो लोगों के साथ ही उन्होंने रहना है। तो लोग मैं बस यहाँ पे थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूंगी कि वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब नहीं थे, वो मखदूम तालिबुल मौला थे। उनके वालिद जो हैं, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है ऊपर नीचे। तो वो तालिबुल मौला साहब थे और बहुत एक महफिल बनी हुई थी जी। और ये लाड़काने की बात नहीं है, मैं इसमें भी थोड़ी सी माजरत के साथ तस्हीह कर दूं। गूगल पे तो यही आ रहा था। वो कहीं पे भी जालिब साहब को लाहौर आते थे तो लाहौर भी उनसे मिलने की कोशिश करते थे, कराची जाते थे तो वो मतलब कराची जलसे पे जाते थे, ये मुशायरा होता था। कहीं पे भी जालिब साहब के पीछे पीछे रहा करते थे कि जालिब किसी तरह से हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, हमारे साथ मिल जाए और हमारे लिए लिखा करें जी। तो उसमें ये था कि वो एक महफिल जो जमी थी उसमें बहुत जागीरदार, वडेरे और ऐसे तमाम लोग जो वो बैठे हुए थे, फ्यूडल्स। तो वहां पर जब भुट्टो साहब ने फरमाइश की कि जालिब आप कुछ सुनाए, तो फिर जालिब साहब ने लिखा अपना लिखा वो बयान किया कि मुल्क अंधेरों से ले लो, रहे ना कोई आली जा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वहां पर फिर भुट्टो साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया कि ये मेरे तमाम दोस्त हैं और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, तो आपको ये नज़म नहीं सुनानी चाहिए थी। तो जालिब साहब ने बड़ा बरजस्ता और बड़ा मौके के हिसाब से जवाब दिया था कि मैं क्या कहता है कि ये जो मिले हैं ये लुटेरों को दे दो, ये जागीरदारों को दे दो, जमीनें खेत जो है वो वडेरों को दे दो, और ये मुल्क जो है वो हम अंधेरों के हवाले कर दें। यहाँ पे गरीब की तो पहले ही कोई सुनवाई नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं ये कहूँगा बड़ी माजरत के साथ भुट्टो साहब, आइंदा आप मुझे ऐसी जागीरदारों और वडेरों की महफिलों में मत बुलवाइएगा, क्योंकि मैं अपनी रविश से नहीं हट सकता। और जब भुट्टो साहब ने बहुत ज्यादा इसरार चाहते थे, जब नैब की जो है पंजाब की तमाम क़यादत पीपल्स पार्टी में मतलब शामिल हो गई थी, तो वहां पर सब लोग यही कहते थे कि जालिब को लाना कोई मुश्किल नहीं है, नैब से निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो जालिब तो ऐसे ही वो कंसिडर करते थे तमाम लोग कि जालिब हमारी जेब में है, जो कि एक एक्सप्लॉइटेशन थी जालिब साहब की, जिसकी वो तमाम उम्र जो है वो उसका शिकार रही है। तो जब उन्होंने ये चीजें देखी, सोची और वहां पर देखा कि जी यहाँ पर जो हमारी क़यादत महमूद अली कसूरी साहब गो के वो बहुत आला पाया के वकील थे और इंसान भी जालिब साहब कहते हैं कि वो बहुत अजीम और सच्चे इंसान थे। तो उन्होंने जब कहा कि जालिब आ जाएगा, तो जालिब साहब ने जब पसो पेश की तो भुट्टो साहब ने कहा कि जालिब आप हमारी पार्टी में आए, मैं आपको टिकट दूंगा, आपके जलसे में मैं भी तकरीर करूंगा। टिकट से याद आया 1970 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो देखें जिस अवाम के लिए, जिन लोगों के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी, अपने सांस उन्हें दे दिए और उनके लिए उन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया, अपनी औलाद का कुछ नहीं बनाया। उन्होंने 1970 में मेरा ख्याल है कि 1700 वोट जो है उन्होंने 750 अच्छा 1000 मैंने ज़्यादा बता दिया है। तो 1000
मैं आपको भी बता रही थी, ये बड़ी तारीखी एक बात है कि भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं आपको टिकट दूंगा और आपके जलसे में आकर तकरीर करूंगा और आप पार्टी की सारी कैंपेन करूंगा, आप जीतेंगे, आपको जिताएंगे हम। तो जालिब साहब ने बड़ा एक तारीखी जुमला कहा था कि कभी समंदर दरियाओं में नहीं गिरा करते, मेरे पास उड़ने के लिए खुला आसमान है और तैरने के लिए मेरे पास शायद बहिरा अरब से भी बड़ा एक समुंदर है, मेरी जंग बहुत बड़ी है। सारा साहबा वो फिर उन्होंने फिल्मों में गीत लिखे, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है जरका में। ये जो है ना, लोग देखें कितने अफसोस की बात है कि जालिब का नाम उस जगह पे कोई नहीं जानते, सब कहते हैं कि नीलो का गीत है। नहीं, जरका फिल्म का ये गीत है। तो लेकिन लोग जालिब को कम जानते हैं, उनको ज्यादा जानते हैं इस मामले में। लेकिन उन्होंने फिल्मों में भी, जितनी फिल्मों में गीत लिखे हैं, उन्होंने अपना मकसद जो है वो उन्होंने आगे रखा है। बिल्कुल, उनकी जो शायरी थी, चाहे वो फिल्मी है चाहे वो सियासी है, उसमें एक बात जो है वो अपनी उन्होंने वो पॉइंट क्लियर किया है। जैसे उनका गीत था मेरा ईमान मोहब्बत है मोहब्बत की कसम, उसमें वो एक जगह पर आके उनका एक मिसरा मुझे याद है, मुस्कुरा जाने बहारा के सवेरा होगा, खत्म ये रिवाजों का अंधेरा होगा। देखिए कि आप उसमें बड़ी खूबसूरत बात है कि उसमें भी वो उस आस को नहीं तोड़ते कि वो अपने महबूब को भी ये कह रहे हैं कि आप इस मुस्कुरा के इस रात का मुकाबला कर जाएं, एक ना एक दिन तो सवेरा जरूर होगा। बेनजीर के दौर में फिर उन्होंने क्या कहा कि लिखे डरते हैं वही हालात हैं फकीरों के। नहीं, वो पहले हैं फिर वजीरों के, ये पहले का लिखा, हर बुलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनजीरों के। तो बेनजीरों को उन्होंने कैसी कौम की बेटियों के साथ तशबीह दी है। हाँ जी, हर झुग्गी वाली और गरीब का जिक्र किया उन्होंने। जी, मैं कहना चाहूंगी कि जालिब साहब जो है वो बेनजीर भुट्टो साहिबा से एक उनसियत रखते थे, क्योंकि बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जो है वो जालिब साहब को अपना भाई कहती थी। तो भुट्टो साहब से नजरियाती इख्तलाफात भी बहुत हुए, और अगर वो ऑफ द रिकॉर्ड हमने वाला और हम प्याला थे जालिब साहब के साथ, तो ऑन द रिकॉर्ड जो है वो जालिब साहब के सबसे बड़े जो है वो भुट्टो साहब के बहुत बड़े नकात थे, उनकी राह में जो है वो बहुत बड़ा एक चट्टान की तरह वो साबित हुए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो वो बेनजीर भुट्टो साहिबा से एक उनसियत, शफकत और एक लगाव रखा करते थे, इसलिए कि वो जालिब साहब को बाबा कहती थी और जालिब साहब उनको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। जब 1986 में तवील जिला वतनी के बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा वतन वापस तशरीफ लेकर आई थी, तो उन्होंने निहत्ती लड़की लिखा बेनजीर भुट्टो के लिए कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, हेले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। और फिर उसके बाद जब उनका एक फैसला ये आया कि वो अमेरिका जा रही हैं, तो उन्होंने पंजाबी का जो है वो एक कलाम लिखा कि ना जा अमेरिका नाल जालिब साहब ने बहुत रोका उनको पहले। जी, वो बहुत मना करते थे कि बाहर ना जाना, अमेरिका के साथ जो है वो साजबाज ना हो, तो वो कहते हैं कि जी ना जा अमेरिका नाल कुड़े एक गल ना दे टाल कुड़े, सानू तेरा बड़ा ख्याल कुड़े, ना जा अमेरिका नाल कुड़े। तो ये एक उनकी मोहब्बत की अलामत थी कि वो कुड़े, आप कहते हैं कि पंजाबी में बेटी को मुखातिब करने के लिए कुड़िया कहा करते। तो बीबी ने वो इस बात का बुरा मना लिया कि पता नहीं मेरे साथ बीबी को जो है वो बताया गया ना, असल में जो इंटरप्रेट जो किया गया वाले होते हैं ना, उनका ज़हन ये होता है कि हर कोई हमारे साथ चले, हमारी बात माने और जब हम यस मैन बन जाए हमारा। नहीं, बस ऐसे हुआ कि जो उनको इंटरप्रेट करने वाले लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं देखें कि हमारे यहाँ पर सियासतदानों भी जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं, हर बंदा यहाँ पे एक दूसरे को सारा साहबा। फिर उन्होंने सियासी पार्टियां भी, उनमें भी शमूलियत इख्तियार की, अवामी नेशनल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। वो किसी ऐसी अमीर पार्टी में क्यों नहीं गए जहाँ माल भी बनता और वो MNA MPA भी बनता। जालिब साहब का ये तो इम्तियाज नहीं था, वो जिस तबके से ताल्लुक रखते थे उनकी आज उनके किरदार और शख्सियत और उनकी शायरी के लोग आज भी उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, क्यों उन्होंने अपनी जुड़त जो है वो उस तबके के साथ बरकरार रखी जिससे वो ताल्लुक रखते हैं। गुफ्तगू जारी रहेगी। आप मोहतरमा ताहिरा हबीब जालिब साहिबा, तो आप फिर हमें कलाम अता फरमाइए जालिब साहब का। जी, जालिब साहब का जो कलाम है जुल्मत को जिया, वो मैं पढ़ देती हूँ। जी। हक बात पे
कोड़े और जिंदा बातिल के शिकंजे में है ये जान, इंसान है के सहमे बैठे हैं खूंखार दरिंदे हैं रक्सा, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा। इस जुल्म सितम को लुत्फ़ो करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या लिखना। जुल्मत को जिया, जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। वाह। हर शाम यहाँ शामे वीरा, शामे वीरा, हर शाम यहाँ शामे वीरा। आसेब ज़दा रस्ते गलियां, जिस शहर की धुन में निकले थे, वो शहर दिले बर्बाद कहाँ, वो शहर दिले बर्बाद कहाँ। और अर्ज करती हूँ, सहरा को चमन, सहरा को चमन, बन को गुलशन, बादल को रिदा क्या लिखना, क्या लिखना। क्या कहने। तो आपने कोई ऑफिशियल चैनल वगैरह बनाया, यूट्यूब चैनल? जी, मैं वो आपके प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहना चाहूँगी, अपनी आवाम को उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हबीब जालिब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से मैंने चैनल बनाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए और देखें, और हमें थोड़ा हौसला अफजाई होगी अगर आप उसमें आप आके कमेंट्स करें तो। जी, बहुत शुक्रिया तारा हबीब जालिब साहिबा, बहुत शुक्रिया जी, सारा हसन साहिबा, अहबाब ज़ीवकार। आपने देखा स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल कलाम, स्पेशल टीवी पे। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीस अहमद, और आपने आज बहुत खूबसूरत प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह हम इन्हें फिर दोबारा बुलाएंगे, आपके महबूब शायर, उनका कलाम दोबारा सुनेंगे। ताहिरा हबीब साहिबा से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।